के ऊपर, जैसे नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, सल्फर है, हैलोजन है, अगर इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हम किसी प्रोटॉनिक एसिड या ल्यूइस एसिड को यूज कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, तो वहां पे भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको एक एल्कोहल का केस बताया था और एक एल्काइल क्लोराइड वाला केस बताया था, एल्काइल हैलाइड वाला केस बताया था। ठीक है, अब मैं आपको एक और रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, शायद आपने हेडिंग भी नोट की है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन लिखा है ना, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा वेट करना। तो आपने हेडिंग नोट की है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, तब तक आप स्टेटमेंट लिखो। लिखो, व्हेन प्राइमरी अमाइन when primary amine when primary amine is treated with when primary amine is treated with sodium nitrite NaNO2, sodium nitrite and concentrated HCl, sodium nitrite and concentrated HCl or HNO2, nitrous acid, HNO2 and HCl
and HCl at low temperature, एक बार मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूं फिर रिपीट कर देता हूं। एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, at low temperature 0 to 5 degree centigrade, at low temperature 0 to 5 degree centigrade, alcohol is obtained, alcohol is obtained, alcohol is obtained if amine used is aliphatic, if amine used is aliphatic. However, if it is aromatic, however, if it is aromatic, however, if it is aromatic, then aryl diazonium salt, then aryl, ARYL, aryl diazonium, DIAZONIUM, diazonium salt is obtained. Aryl diazonium salt is obtained. तो एक बार मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लेना। When amine is treated with, when amine is treated with NaNO2 and concentrated HCl, NaNO2 and concentrated HCl, or HNO2 and HCl at low temperature, 0 to 5 degree centigrade, then alcohol is obtained. Then alcohol is obtained if amine used is aliphatic. If amine used is aliphatic. However, if it is aromatic, then aryl diazonium salt is obtained. ठीक है? तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में मैं इस रिएक्शन को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहां पे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो, अगर हम प्राइमरी को कंसिडर कर रहे हैं RNH2 और इसको ट्रीट किया किसके साथ, NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl और HNO2 प्लस HCl। देखो ये सोडियम नाइट्राइड जो है जब HCl से रिएक्ट करेगा ना तो HNO2 बन जाएगा। NaNO2 जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, HNO2 प्लस NaCl। यहाँ पे HCl को हम एक्सेस पे लेते हैं, तो एक्सेस पे लेते हैं तो कुछ HNO2 के साथ कुछ HCl अनरिएक्टेड फॉर्म में वहां पे बचा रहेगा। टेम्परेचर क्या यूज कर रहे हैं, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रिएक्शन में क्या होता है, अगर ये R एलिफेटिक है तो क्या बन जाता है, यहाँ पे एल्कोहल बन जाता है। अगर R एलिफेटिक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है तो एल्कोहल बन जाएगा। और अगर R एरोमेटिक ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, AR मतलब क्या है, एराइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल या बेंजीन रिंग के ऊपर कोई और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम उसको एराइल बोलते हैं। तो अगर ये एरोमेटिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहां पे फॉर्म होता है एराइल डायजोनियम
सॉल्ट, एराइल डायजोनियम सॉल्ट बनता है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। ठीक है, तो पहले तो एक बार पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म नोट कर लिया सबने? देखो यहाँ पे हम NaNO2 और HCl को यूज कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से हमारे पास क्या है, HNO2 एंड H पॉजिटिव। तो पहले नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर देखो। नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर है। इसके साथ हमने क्या यूज किया, H पॉजिटिव, मतलब HCl से H पॉजिटिव मिला है। अब देखो क्या है, नाइट्रस एसिड में ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये एज अ ल्यूइस बेस क्या करता है, यहां से H पॉजिटिव रिमूव कर लेता है। ठीक है, HCl से ये ऑक्सीजन H पॉजिटिव रिमूव कर लेता है। तो अब देखो इससे क्या बन जाएगा, इससे फॉर्म होगा यहां पे N डबल बॉन्ड O, यहां पे लोन पेयर, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ने से यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और इस बॉन्ड का अगर पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब उस बॉन्ड की ब्रेकिंग और आसान होने वाली, और आसानी से वो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो अब देखो क्या होगा, यहां पे हेट्रोलिसिस होगी, हेट्रोलिसिस के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो H2O रिमूव हो गया यहां से, ये H2O यहां से रिमूव हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी जो पार्ट है वो क्या बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन। NO पॉजिटिव बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन बन गया, ये है इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोसोनियम आयन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करता है इसके ऊपर, प्राइमरी अमाइन के ऊपर। क्यों अटैक करता है भाई, क्योंकि प्राइमरी अमाइन न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये ल्यूइस बेस है, और हर ल्यूइस बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अब क्या होगा फिर, ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है इसलिए इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर जाएगा, ये अटैक कर जाएगा नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर, और जब इसका अटैक होगा तो उसके थ्रू ये प्रोड्यूस हो जाएगा, नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने अभी एक बॉन्ड बना लिया है, एक इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से नाइट्रोजन को गेन हो गया, इस नाइट्रोजन को, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। लेकिन इस नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो इस वजह से इस पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे H पॉजिटिव यूज किया है एज ए कैटलिस्ट, तो ये H पॉजिटिव क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा,
तो ये H पॉजिटिव रीजनरेट हो जाएगा। और H पॉजिटिव अगर रीजनरेट हुआ तो उससे क्या बन गया बेटा, देखो एन नाइट्रोसो अमाइन बन गया, एन नाइट्रोसो अमाइन। भाई देखो ये RNH2 ये क्या है, ये अमाइन है ना, अब ये पार्ट अमाइन है, उसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, नाइट्रोसो ग्रुप लगा दिया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एन नाइट्रोसो अमाइन। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब यहां पे टॉटोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये बन गया RN डबल बॉन्ड NOH, इसको क्या बोलेंगे, ये N डबल बॉन्ड N जो है ना, ये डायजो ग्रुप बोला जाता है, डायजो ग्रुप, डाइएजो, ठीक है। तो डायजो ग्रुप है और उससे लगा हुआ है एल्कोहल, तो आप इसको डायजो एल्कोहल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डायजो एल्कोहल। लिख लेना तो आपको रिवाइज करना आसान रहेगा। ये क्या था, एन नाइट्रोसो अमाइन, एन नाइट्रोसो अमाइन, ठीक है। अब देखो, फिर से यहां पे हम H पॉजिटिव को यूज करते हैं, H पॉजिटिव को यूज करते हैं यहाँ पे, और इस H पॉजिटिव से क्या होता है, इस OH का फर्दर प्रोटोनेशन होता है। हमने वहां पे ना कंसंट्रेटेड HCl यूज किया है, HCl एक्सेस में, तो जितनी जरूरत है आपको H पॉजिटिव की उतना H पॉजिटिव अवेलेबल है, बोलते पर्याप्त H पॉजिटिव, पर्याप्त मात्रा, ठीक है। कोई आपको संकोच नहीं करना है कि ज्यादा यूज कर रहे हैं बुरा लग जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सफिशिएंट H पॉजिटिव है। आप देखो, फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो क्या होगा, बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ा, बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ गए तो ब्रेक कर दिया लो। अब देखो हम अपने टारगेट तक पहुंच गए, ये बन गया,
आर एन डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, ठीक है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी है भाई। अभी मैंने जो एरोमेटिक अमाइन के केस में जो प्रोडक्ट बनाया था, जरा उस प्रोडक्ट को देखो। यही है ना, ArN2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो इससे कोई ना कोई एनायन तो जुड़ा होगा ही, ठीक है। तो ये है डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम आयन। अब इसमें देखो यहां पे जुड़ा हुआ है N2। N2 इज एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से हटेगा ना तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन करके हटेगा, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। क्योंकि यहां पे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अगर थोड़ा भी स्टेबल कार्बोकेटायन यहां बनेगा इसके जाने के बाद, तो वो कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा इवन एट लो टेम्परेचर। क्योंकि N2 पॉजिटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए लो टेम्परेचर पे भी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगा अगर कार्बोकेटायन थोड़ा भी स्टेबल है। लेकिन अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो उसका फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पे नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा अब इसका मतलब समझो। एरोमेटिक अमाइन जब हमने यूज किया, वहां पे डायजोनियम सॉल्ट ही बना है लो टेम्परेचर पे, कार्बोकेटायन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जब वहां पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे आएगा, फिनाइल कार्बोकेटायन, जिसको मैंने क्या बोला था, मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन। तो क्योंकि मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होने के बावजूद भी लो टेम्परेचर पे वो फॉर्म नहीं हो सकता। कुछ बात खोपड़ी में जा रही है, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल है, इसलिए लो टेम्परेचर पे वो कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई एल्काइल कार्बोकेटायन रहा होता तो एल्काइल कार्बोकेटायन सफिशिएंटली स्टेबल हम कंसिडर करेंगे, वो भी एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में, तो हम बोलेंगे कि भाई आसानी से फॉर्म हो जाना चाहिए। तो इसलिए लो टेम्परेचर पे उसका फॉर्मेशन हो जाता। तो अगर आर एल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, बल्कि इसे फर्दर डिसोसिएट करके पहले कार्बोकेटायन बनाएगा, फिर वो कार्बोकेटायन से एल्कोहल बनेगा। अब जरा देखो आगे का स्टेप। देखो RN2 पॉजिटिव है, क्या होगा, इसकी हेट्रोलिसिस हो जाएगी। हेट्रोलिसिस से क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अब देखो वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट वहां पे अवेलेबल होगा। अब आपको ये देखना है कि जब ये कार्बोकेटायन बना तो इस कार्बोकेटायन के साथ कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अगर HCl यूज किया है तो वहां पे Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। और वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। Cl नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है तो ज्यादा अमाउंट में होगा, Cl नेगेटिव रिलेटिवली कम अमाउंट में होगा। और वाटर की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो Cl नेगेटिव से ज्यादा होती है। वाटर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ क्लोराइड है। तो इस वजह से क्या होगा, आगे जब अटैक की बात आएगी तो वाटर का अटैक यहां पे फेवरेबल होगा, Cl नेगेटिव का अटैक लेस फेवरेबल होगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आगे रिएक्शन की हो सकती है, देखो एक पॉसिबिलिटी ये है
कि H2O, ठीक है, H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्ट करके एल्कोहल बना ले। पहले ये बनाएगा ROH2 पॉजिटिव, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये H पॉजिटिव लूज करेगा, और H पॉजिटिव लूज करके फाइनली क्या बना लेगा, एल्कोहल। समझ में? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, Cl नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके, Cl नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके RCl बना ले। आया समझ में? एक और पॉसिबिलिटी है यहां पे रिएक्शन की, थर्ड पॉसिबिलिटी भी रिएक्शन की है यहां पे। वो क्या है, ये जो R पॉजिटिव है ये फर्दर एक H पॉजिटिव लूज करके एल्कीन बना सकता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, जैसे मान लो ये है, इसको नोट मत करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे CH3CH2 पॉजिटिव है भाई, R पॉजिटिव ये भी तो हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, इसने यहां से एक H पॉजिटिव लूज किया, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां आ गया डबल बॉन्ड बन करके, तो H पॉजिटिव यहां से अलग हो गया और इथीन बन गया। आया समझ में? अरे समझ में आया? ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। क्या है ये? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। एल्काइल क्लोराइड और एल्कोहल क्या है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। एल्कीन क्या है? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर फेवरेबल होती है। कब होती है? हाई टेम्परेचर फेवरेबल रिएक्शन है। यहां टेम्परेचर क्या यूज कर रहे हैं? लो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। तो लो टेम्परेचर पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी तो खत्म ही कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने लो टेम्परेचर यूज किया है, इसलिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही बन सकता है, और उसको भी कौन गवर्न करेगा? न्यूक्लियोफाइल। वाटर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ क्लोराइड आयन, एंड वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, तो दोनों चीजें उसके फेवर में है, इसलिए वाटर का अटैक फेवरेबल होगा। एल्कोहल इज मेजर प्रोडक्ट। अगर ये बनता भी है बेटा तो क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। आया समझ में? तो अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का आप डाईएजोटाइजेशन कराते हो, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? एलिफेटिक एल्कोहल। ठीक है, व्हेन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन अंडरगो डाईएजोटाइजेशन, देन एलिफेटिक एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। ठीक, अब देखो, अगर आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पे क्या बनेगा? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के केस में वहां भी ऐसा एक डायजोनियम आयन बनेगा। ArN2 पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ये लो टेम्परेचर पे डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डिसोसिएट होता है तो इसके डिसोसिएशन से क्या बनेगा बेटा? एराइल कार्बोकेटायन। मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन है ये।
मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन है तो लो टेम्परेचर पे तो फॉर्म नहीं हो सकता। अगर आप इसी रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पे परफॉर्म करोगे ना तो यहाँ पे एरोमेटिक अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे नहीं बन सकता। इसीलिए अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराएंगे एट लो टेम्परेचर, देन एराइल डायजोनियम सॉल्ट इज ऑप्टेन। वैसे ये जो एराइल डायजोनियम आयन बना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आगे आप देखोगे ये ऑर्गेनिक्स इसको इन्वॉल्व करते कम से कम आपको 10 से 15 रिएक्शन मिलने वाली है जिनमें यही इन्वॉल्व होगा। पूरी अमाइन की जो रिएक्शन केमिस्ट्री है, नाइट्रोजन कंपाउंड की जो रिएक्शन केमिस्ट्री है, उस रिएक्शन केमिस्ट्री में आधी इंफॉर्मेशन तो सिर्फ इसी का डिस्कशन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। आप अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो पूरा 2 पेज पे सिर्फ इसी की रिएक्शन को डिस्कस किया गया, एराइल डायजोनियम सॉल्ट। तो समझ में आ गया एराइल डायजोनियम सॉल्ट क्यों बन रहा है, वजह समझ में आ रही है। क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, इसलिए वो कार्बोकेटायन नहीं बनना चाहता है, इसलिए रिएक्शन वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। बट अगर एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट है तो एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा इवन एट लो टेम्परेचर। ठीक है, इस वजह से क्या वहां कार्बोकेटायन बन जाता है और फिर कार्बोकेटायन फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसकी वजह नहीं, इसकी वजह है जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है उसकी अनस्टेबिलिटी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक माइनर फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक बात यह है कि क्योंकि लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है तो लिविंग ग्रुप अच्छा होने की वजह से वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि लिविंग ग्रुप का रिमूवल ही सिर्फ नहीं देखना, हमें यह देखना है कि उसके रिमूव होने के बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कितना स्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है, मान लो कोई एंटी एरोमेटिक स्पीसीज बन गई तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने के बावजूद भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने कुछ रिएक्शंस के बारे में बताया है जहां पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। लिखो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। मैंने फ्री रेडिकल में बताया था कि फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट रेयरली ऑब्जर्व होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट रेयर फिनोमिना, हमेशा रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। रीअरेंजमेंट तभी हो सकता है जब एक हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तभी रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन कार्बोकेटायन के केस में ऐसा नहीं है। कार्बोकेटायन के केस में बोल रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी थोड़ी भी इंक्रीज कर रही है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, लिख लो, देखो, इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन if during a reaction directly formed carbocation if during a reaction directly formed carbocation is relatively unstable, directly formed carbocation is relatively unstable, and there is possibility of formation of more stable carbocation, and there is possibility of formation of
more stable carbocation, then rearrangement takes place. Then rearrangement takes place. अब एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है तो एक के बाद एक कई सारे रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। अगर हर रीअरेंजमेंट के साथ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करे, ठीक है, मोर देन वन रीअरेंजमेंट इन सक्सेशन इज पॉसिबल। लिख लो इस बात को, मोर देन वन रीअरेंजमेंट, मोर देन वन रीअरेंजमेंट, more than one rearrangement in succession is possible. More than one rearrangement in succession is possible if continuous gain in stability, if continuous gain in stability, if continuous gain in stability is achieved by the system, by the system। यहां पे ये ध्यान देना कि रीअरेंजमेंट तभी होगा जब हर रीअरेंजमेंट के साथ स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, भले थोड़ा ही इंक्रीज हो लेकिन स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए। अब मान लो कि एक सिचुएशन ऐसी है कि एक रीअरेंजमेंट आपने कराया, स्टेबिलिटी कम हो गई, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी सिस्टम अचीव कर लेता है नेक्स्ट रीअरेंजमेंट पे, तो वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बार स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर रीअरेंजमेंट के साथ सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, सिस्टम की स्टेबिलिटी में डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कई बार लोग उल्टे सीधे तर्क दे देते हैं। मैंने देखा है कि कुछ बुक्स में भी उटपटांग बातें लिखी हुई है कि बोलते हैं कि एक से ज्यादा रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि सिस्टम के अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो जो है मतलब मल्टीपल रीअरेंजमेंट करा सके। ये सब बेकार की बातें। हमेशा ये ध्यान में रखो कि अगर रीअरेंजमेंट के थ्रू सिस्टम की स्टेबिलिटी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है तो आप रीअरेंजमेंट कराते रहोगे, तब तक कराते रहोगे जब तक कि आप उस सिस्टम का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर देते। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के बाद फिर आप आगे फर्दर सोचोगे कि अब क्या होगा। आई बात समझे? तो अब बात आती है कि ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है। अभी तो हमने ये भी नहीं समझा कि ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो पहले रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं कि एल और आर अपोजिट, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, यहां पे एल लिविंग ग्रुप है, आर एक ग्रुप है जो उसी सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है, ए और बी हाइपोथेटिकल। अभी तो हमने क्या किया, हमने यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल जहां एल है वहीं जाकर के जुड़ेगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल वहां आ जाएगा। ठीक है, बट अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनता, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल को बी से अटैच होना चाहिए, बट रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया ए से, और ये आर जो है जो पहले ए पे था अभी वो चला गया बी पे। आर कहां चला गया, ए से माइग्रेट करके कहां चला गया, बी पे चला गया। और न्यूक्लियोफाइल जिसको बी से अटैच होना चाहिए था वो किससे अटैच हुआ, ए से अटैच हुआ। तो अब ऐसी रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एक ग्रुप
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एक ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को बदल रहा है। वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का पार्ट अभी भी है, लेकिन उसकी पोजीशन बदल गई मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस ग्रुप को जो विद इन द मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन बदल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेटिंग ग्रुप बोलते हैं। माइग्रेटिंग ग्रुप बोलते हैं। इनिशियली माइग्रेटिंग ग्रुप जहां प्रेजेंट है, इनिशियली माइग्रेटिंग ग्रुप जहां प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बेटा माइग्रेशन ओरिजिन। माइग्रेशन ओरिजिन बोलते हैं। और माइग्रेशन के बाद वो जिससे अटैच होता है उसको बोलते हैं माइग्रेशन टर्मिनस। माइग्रेशन टर्मिनस बोलते हैं। माइग्रेशन से पहले वो जिस एटम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन ओरिजिन। माइग्रेशन के बाद वो जिस एटम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन टर्मिनस। जो ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन बदल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। अब देखो यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है। May it be possible the migrated group be attached to the atom not adjacent to it within the molecule? हाँ पॉसिबल है, ऐसा भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन रीअरेंजमेंट जो होता है उसमें माइग्रेटिंग ग्रुप जो होगा वो एडजेसेंट में ही प्रेजेंट होगा। यहाँ पे बोलते हैं ना 1-2 शिफ्ट होती है, 1n शिफ्ट भी होती है, लेकिन 1n शिफ्ट रेयरली ऑब्जर्व होती है। जैसे टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ा, टॉटोमेरिज्म भी एक टाइप का रीअरेंजमेंट। टॉटोमेरिज्म क्या है? टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। उसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम विद इन द मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन बदलता है, समझ में आया कि नहीं? तो वो वहां पे माइग्रेटिंग ग्रुप है। अब वो माइग्रेशन एडजेसेंट एटम के बीच में भी करता है, उसको 1-2 टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। उसका माइग्रेशन जो अल्टरनेट एटम पे भी हो जाता है तो 1-3 टॉटोमेरिज्म, और आगे भी अगर हो रहा है तो 1n टॉटोमेरिज्म। तो उसी तरीके से यहां भी हो सकता है। तो टॉटोमेरिज्म एक टाइप का रीअरेंजमेंट है। अब देखो बात आती है कि अगर मोर देन वन टाइप ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट माइग्रेशन ओरिजिन, माइग्रेशन ओरिजिन पे एक ही टाइप का माइग्रेटिंग ग्रुप नहीं है, अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के माइग्रेटिंग ग्रुप है, तो फिर बात आती है कि उनमें से कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। तो बोलते हैं ये डिसाइड होता है उसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे, कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप अवेलेबल है वहां पे उनमें से सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है। भाई जब कंपटीशन की बात आती है तो फिर तो ये बोलते हैं ना सबसे इंटेलिजेंट कौन है, पहला कैंडिडेट तो वही होगा जो क्वालिफाई होगा करेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस तरीके से प्रायोरिटीज डिसाइड होती है। तो यहां भी वही होने वाला है। तो आप नोट करो, लिखो लिखो इफ मोर देन वन, if more than one different type of, if more than one different type of migratory aptitude, if more than one different type of migrating group, if more than one different type of migrating group is present at migration origin, is present at migration origin, is present at migration origin, then that group migrates first, then that group migrates first, then that group migrates first, which possesses highest migratory aptitude, which possesses
हाईएस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, which possess highest migratory aptitude. अब आप लिखो ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड of various group is as follows. अच्छा, एक बात यहाँ पे और बता दूं इस ऑर्डर को डिस्कस करने से पहले, ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है ना, इसमें चेंज होता है, रिएक्शन टू रिएक्शन ये वेरी करता है। तो मैं अभी उन्हीं ग्रुप्स का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको बताऊंगा जिनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिक्स है। कुछ ग्रुप्स हैं जिनके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में चेंज आता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में अगर माइग्रेट कर रहा है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कुछ रिएक्शन में तो सबसे ज्यादा होता है, तो कुछ रिएक्शन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर में बहुत नीचे लाई करता है, समझ में? तो हाइड्रोजन के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन अगर कार्बोकेटाइन के केस में हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हाइड्रोजन जो है वो सबसे ऊपर लाई करता है। लेकिन देखो, हमेशा रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हो ये जरूरी नहीं है, कई बार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए भी रीअरेंजमेंट की डिमांड होती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिना रीअरेंजमेंट के फॉर्म ही नहीं हो सकते, तो वहां पे रीअरेंजमेंट हम प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए कराते हैं। तो ऐसे केसेस में सिर्फ स्टेबिलिटी को देखते हुए रीअरेंजमेंट हो ये जरूरी नहीं। बट अगर हम कार्बोकेटाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसके बाद आप कार्बीन और नाइट्रीन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ोगे, वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, और वहां पे जो रीअरेंजमेंट होगा हमेशा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होगा। कार्बोकेटाइन के केस में, कार्बीन के केस में, नाइट्रीन के केस में, इससे पहले फ्री रेडिकल वाले केसेस में अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वो रीअरेंजमेंट किसके लिए हो रहा है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है। बट आपको आगे ऐसी कई सारी रिएक्शंस मिलने वाली हैं जहां पे स्टेबिलिटी गेन करना कोई पर्पस नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है वो उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए रीअरेंजमेंट होता है। तो देखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर में सबसे ऊपर है 3 डिग्री एल्काइल। टर्सरी एल्काइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। टर्सरी एल्काइल के बाद फिर सेकेंडरी एल्काइल। टर्सरी एल्काइल तो समझते ही होंगे, है कि नहीं? इतना तो आपसे हम उम्मीद कर ही सकते हैं। तो टर्सरी एल्काइल के बाद फिर सेकेंडरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल के बाद फिर आता है एराइल, एराइल आता है, एराइल के बाद फिर आता है प्राइमरी एल्काइल। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल, और सबसे नीचे आता है मिथाइल। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर में सबसे नीचे कौन आता है? मिथाइल आता है। तो ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर। अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्राइड कुछ केसेस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में यहां आता है। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में यहां पे लाई जाता है, टर्सरी एल्काइल से भी पहले। और कुछ रिएक्शन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर अगर हम हाइड्राइड का देखें तो वो यहां पे लाई जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला, कार्बोकेटाइन के केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हाइड्रोजन सबसे ऊपर हो। अच्छा, अब देखो, अगर हम एराइल की बात करते हैं तो एराइल में भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। जैसे देखो, अगर हम एक एराइल ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं,
जिसके पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एराइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एराइल में सबसे ज्यादा है। अगर यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिनाइल ग्रुप आ जाता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में। फिनाइल ग्रुप। इसके बाद आ जाता है एराइल ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट। बेसिकली ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ना, ये हिंड्रेंस के थ्रू गवर्न होता है। हिंड्रेंस इसको अफेक्ट करता है। तो अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया तो हिंड्रेंस बढ़ गया, तो हिंड्रेंस बढ़ने से इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा। फिर इसके बाद अगर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो ऐसे ग्रुप को कंसिडर करते हैं, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इसके बाद मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर आ गया, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट। तो अगर हम एराइल ग्रुप को कंसीडर करें तो एराइल के केस में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज। पैटर्न समझ में आ गया? एराइल के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम करता है। पैरा पोजीशन पे ग्रुप है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा, मेटा पोजीशन पे है तो उससे कम, ऑर्थो पोजीशन पे है तो सबसे कम। ठीक है, अगर हम फिनाइल की बात करें तो फिनाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग के बीच में आता है। तो ये हो गया बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, और ये सबस्ट्रेट हमने कंसिडर किया CH3 CH3 CH2 CH2 OH। ये सबस्ट्रेट है, एक अल्कोहल हमने लिया, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। हमें यहाँ पे बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या है। मान लो X प्रोडक्ट बनता है जिसको हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब और भी कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे, बट जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा हमें वो बताना है। ठीक है, अब जरा देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं यहाँ पे अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को यूज करूंगा जिसको ड्रॉ करना आसान है। तो इसका पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और OH ग्रुप। अब देखो हमने यहाँ पे H2SO4 यूज किया, तो H2SO4 से हमें क्या मिल जाएगा? H पॉजिटिव मिल जाएगा। इस H पॉजिटिव से क्या हुआ? इसका प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया
ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डेवलप हुआ है, इससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ गए। तो ये कार्बोकेटायन बन गया। ये कार्बोकेटायन है प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए प्राइमरी कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है क्योंकि अभी इसके सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर यहां से इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहां लाएं सेकेंडरी कार्बन पे, तब इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4 करना अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि अब इस पॉजिटिव चार्ज को 2 दूनी 4 मतलब यहां ले आएंगे सेकेंडरी वाले। तो अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस कार्बन पे एक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन और एक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? लो, अभी तो बताया था कार्बोकेटायन के केस में हाइड्राइड का ही ज्यादा होता है। तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? तो ये देखो 2 डिग्री का ज्यादा है। अरे हीरो, कार्बोकेटायन के केस में हाइड्राइड का सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हाइड्राइड ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो हाइड्राइड ग्रुप माइग्रेट करेगा तो करा देते। तो ये हाइड्राइड जो है बॉन्ड पेयर के साथ माइग्रेट कर गया, यहां आ गया, बॉन्ड पेयर के साथ ये यहां आ गया। तो जब इससे अटैच होगा विथ बॉन्ड पेयर तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ये कार्बोकेटायन बना है जो कि क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन, पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अभी इससे भी स्टेबल कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी है। इसके बगल वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन टर्सरी है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाए तो 4 दूनी 8 हो जाता है। क्या हो जाता है? जीपी बन रही है। समझ आए कि नहीं? 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। मैंने तो बोला थोड़ा भी स्टेबिलिटी हो तब भी रीअरेंजमेंट हो जाता है, यहां तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसलिए एक बार फिर रीअरेंजमेंट होगा हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू। हाइड्राइड शिफ्ट होगी बेटा फिर से। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अभी ये सब लिख रहे हैं, नई नई नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, सब लिख रहे हैं। आगे सब कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये होता जाएगा अपने। ठीक है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमने कराया तो उससे क्या बन गया? ये वाला कार्बोकेटायन बन गया। अब इससे स्टेबल कार्बोकेटायन बना पाओगे क्या? ये इस सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो फिर अब हमें
फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो कार्बोकेटायन तो बन गया, लेकिन ये रिएक्शन कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के लिए नहीं हो रही है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। और जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो वहां पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट? एल्कीन बनता है। तो अब हमें एल्कीन बनाना है। अब एल्कीन बनाना है तो डबल बॉन्ड जो फॉर्म होगा हम ये भी देखेंगे कि वो डबल बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए। डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए फिर यहां पे बात आती है सेट-जेप्स रूल की। हाइपर कंजुगेशन में बताया था सेट-जेप्स रूल। सेट-जेप्स रूल के पीछे कौन सी वजह है? हाइपर कंजुगेशन ही। ठीक है। सेट-जेप्स रूल ये बोलता है कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन hydrogen is removed from that beta carbon which possess minimum number of hydrogen. Hydrogen is removed from that beta carbon which possess minimum number of hydrogen. यानी कि poor becomes poorer. जो पहले से हाइड्रोजन के टर्म्स में गरीब है उसको और गरीब बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ। ठीक है, ये क्या है? सेट-जेप्स रूल। अमीर को और अमीर बनाओ, ये क्या है? मार्कोनिकॉफ है कि नहीं? रिच बिकम्स रिचर, मार्कोनिकॉफ। पुअर बिकम्स पुअर, सेट-जेप्स रूल। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे सेट-जेप्स रूल को कंसिडर करेंगे भाई। ये जहां पे पॉजिटिव चार्ज है हम मान करके चलेंगे कि यहाँ एक ग्रुप था वो चला गया, एक लिविंग ग्रुप यही था जो रिमूव हो गया। अब वो लिविंग ग्रुप क्या रहा होगा? न्यूक्लियोफ्यूज रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बना है कि नहीं? कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रिमूव हो गया, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट छोड़ गया। तो अब यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में कौन कौन से बीटा कार्बन है वो आइडेंटिफाई करो। एक बीटा ये, एक बीटा ये, और एक बीटा यहां है, ये भी बीटा है। अब सेट-जेप्स रूल क्या बोलता है? हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच पोसेस मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 है। इस पे कितने? 3 है। इस पे कितने? 2 है। तो हाइड्रोजन कहां से रिमूव होना चाहिए? यहां से रिमूव। H पॉजिटिव रिमूव हो गया। देखो यहां पे हमने H पॉजिटिव यूज किया था ना, यहां देखो ये H पॉजिटिव यूज किया था, इसको रीजनरेट करना हो तो ये अब रीजनरेट हो रहा है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना भाई? ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट। एक चीज समझ लेना कि जब ऐसी रिएक्शन आती है ना, किसी को भी नहीं पता होता है कि प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा। आपको हर स्टेप के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता था कि यही प्रोडक्ट बनने वाला, और ना मैं कभी रटने की कोशिश करूंगा। मैं हर स्टेप के साथ डिसाइड करूंगा कि जैसे अभी कार्बोकेटायन बना, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है या लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो फिर इससे ज्यादा स्टेबल कौन बन सकता है? फिर जो बना क्या उससे भी ज्यादा स्टेबल कोई हो सकता है? हमेशा एक चीज और समझ लेना, कार्बोकेटायन का जब रीअरेंजमेंट होता है हमेशा 1-2 शिफ्ट होती है। 1-2 शिफ्ट हमेशा होगी, 1-3-1 एन शिफ्ट नहीं होगी, 1-2 शिफ्ट होगी। एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। कौन माइग्रेट करेगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करेगा। अब जैसे देखो बेटा,
मान लो ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक। अब इस प्राइमरी को NaNO2 और HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ लो टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं। एक्स प्रोडक्ट बनता है जिसको बोल रहे हैं मेजर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट एक्स क्या है आपको बताना। तो आप बताओगे कि मैं ही बताऊं? मैं ही बता दूं? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। छोटे मोटे क्वेश्चन तो मैं बता ही सकता हूँ, बड़े वाले आप बताना। देखो, ये अमाइन है, इसको HNO2 और H पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया। अब सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है कि आप डाइएजोटाइजेशन का एक एक स्टेप लिख रहे हो, सीधे ये बनाओ। यही बनता है ना, तो डाइजोनियम आयन बन गया। अब ये डाइजोनियम आयन क्या है बेटा? अनस्टेबल है लो टेम्परेचर पे, क्योंकि एलिफैटिक अमाइन था ना ये, तो इसलिए यहां से नाइट्रोजन गया और क्या बन गया? एक कार्बोकेटायन। जो कि अनस्टेबल दिख रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? हाइड्राइड शिफ्ट। क्योंकि इस कार्बन पे अगर आप देखोगे तो एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है और एक ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है। तो इनमें सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का है, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू यहां पे एक टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया, जिसके टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 7 है। 7 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है इस कार्बोकेटायन में, जबकि इससे पहले वाले में सिर्फ एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर था। तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, लेकिन अभी भी ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं। अगर यही पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए इस कार्बन पे जहां फिनाइल है, फाई मतलब फिनाइल, तब क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस वजह से क्या होगा? फिर से एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है। अब ये सिस्टम का मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो अब हमें फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाना है। क्योंकि ये एलिफैटिक अमाइन था, तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल होना चाहिए। एल्कोहल होना चाहिए तो क्या होगा बेटा? वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, और H पॉजिटिव रिमूव होकर के ये प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल।
आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होते तो 5-7 मिनट पहले भी निकल सकते थे। 5-7 मिनट क्या होता है, आराम से निकल लीजिए। अब यहाँ ऑफलाइन बैठे हुए हो, अब निकल नहीं सकते। मैं देखता हूँ हर क्लास में लास्ट के 5 मिनट में लोग आराम से निकल जाते हैं। कोई बात है, देख लेंगे। बैठे बैठे थक जाते हैं। अब जैसे देखो, टॉलीन है, और टॉलीन के साथ, देखो मेरी बात कुछ लोगों ने मान ली। ये है बेटा, ये एल्काइल क्लोराइड है और टॉलीन है। इसको ट्रीट कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट, इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट, कई बार क्या होता है ना, यहां पे लिख देते प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो जब प्रोडक्ट लिख देते हैं तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट लिखा हुआ है या सिर्फ लिख दे रहे एक्स बनता है, मेजर प्रोडक्ट भी ना लिखे, सिर्फ लिखे एक्स, इसका और आप समझ लो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। बाकी जो प्रोडक्ट माइनर अमाउंट में बन रहे हैं उन पे आपको उनके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ना, सब बताना पड़ेगा। अब देखो, इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसकी मैकेनिज्म सरफेस केमिस्ट्री में आई थी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी जब आप सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस में पढ़ रहे थे, वहां पे इसकी मैकेनिज्म आई थी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। प्रोसेस फास्ट करने के लिए मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं। ये एल्काइल क्लोराइड, इसके साथ हमने यूज किया AlCl3। AlCl3 है ल्यूइस एसिड। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, तो ये ल्यूइस बेस है। तो ल्यूइस बेस है तो इसलिए ल्यूइस एसिड के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इससे क्लोरीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का पोलर करेक्टर बढ़ गया, तो बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ गए।
तो ये कार्बोकेटायन बन गया। अभी ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, तो मोर स्टेबल हो जाएगा जब ये बगल वाले कार्बन पे आएगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, लिखने की जरूरत नहीं है। और स्टेबल हो जाएगा जब उसके बगल वाले कार्बन पे आ जाएगा, फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। अब ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन सिस्टम का, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर। कौन सी बेंजीन रिंग? वो टॉलिन वाली बेंजीन रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या दिखाता है? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू प्लस एम दिखाता है। अब ये सब दिमाग में होना चाहिए जो बोल रहा हूं। जब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, अभी तो मैं सॉल्व करा रहा हूं, जब आप खुद सॉल्व करोगे तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा एक एक बात को। तो मिथाइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन के थ्रू प्लस एम दिखाता है, और प्लस एम इफेक्ट ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पे ये अटैक कर सकता है और पैरा पे अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल है बहुत बड़ा, छोटा इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, बहुत बड़े साइज का इलेक्ट्रोफाइल है। नेचुरल सी बात है कि ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करके मेजर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कहां अटैक करेगा? पैरा पे अटैक करेगा। तो पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। इतने दिन से जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो इसी सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा था आपको। अब लड़ाई होने वाली है, अब सरेंडर मत करना। तो अब क्या होगा? ये अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा भाई? पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट बनाना है ना, तो जहां अटैक करेगा वहां से इलेक्ट्रोफ्यूज को हटाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफ्यूज जाएगा। अरे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा ना वहां से, तो इलेक्ट्रोफ्यूज जाएगा तब इलेक्ट्रोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफ्यूज जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफ्यूज जाएगा। तो ये आएगा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए, कौन आएगा कौन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफ्यूज जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफ्यूज जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। आएगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। जाएगा कौन? इलेक्ट्रोफ्यूज। आएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। जाएगा कौन? न्यूक्लियोफ्यूज। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफ्यूज जाएगा। लो चला गया इलेक्ट्रोफ्यूज। और इलेक्ट्रोफ्यूज की जगह पे कौन कनेक्ट हो गया भाई? इलेक्ट्रोफाइल। अब फाइनल प्रोडक्ट को अच्छे से बनाना, क्योंकि यहीं पे सारा काम करके भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ये वाला कार्बन जुड़ेगा ना जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो कनेक्ट होगा, और उस पे 2 मिथाइल है और उसी पे एक इथाइल है, तो एक इथाइल भी होगा। ये है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आपका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, आपको सही तरीके से सोचना आना चाहिए, रटने की कोई बात ही नहीं है। क्या इसमें कोई रटने वाली बात? कॉन्सेप्ट आप सही तरीके से पकड़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके ग्रिप में हो। तो अब देखो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट मैंने बताया। तो एक तो सिंपल टाइप के रीअरेंजमेंट है, कुछ स्पेशल टाइप के रीअरेंजमेंट भी होते हैं, जैसे जिसपे रिंग का साइज इंक्रीज कर जाता है, रिंग एक्सपेंशन।
कार्बोकेटाइन का जब रीअरेंजमेंट होता है ना तो उसमें रिंग का साइज इंक्रीज कर जाता है। जैसे 4 मेंबर्ड रिंग है तो एक्सपेंशन हो गया तो वो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, 5 मेंबर्ड रिंग है एक्सपेंशन हो गया 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। और कई बार क्या होता है कि रिंग का साइज डिक्रीज भी कर जाता है तो उसको रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन भी होता है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो आप हेडिंग डालो रिंग एक्सपेंशन and ring contraction of carbocation. Ring expansion and ring contraction of carbocation. तो अभी इसके बाद आपकी कोई क्लास है? चलो है तो कोई बात नहीं, अब इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। कल वाली क्लास जीओसी की ही होगी, परसों जो क्लास होगी आपकी उसमें जीओसी के डाउट्स होंगे। और कहां से क्वेश्चन पूछोगे? हाँ, हिमांशु पांडे पूरा करके आप उसके क्वेश्चन पूछोगे। सबके पास बुक होनी चाहिए डाउट क्लास में।